नमस्कार, हम 5 न्यूज एंकर मिलकर आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरों से करेंगे अपडेट। लेकिन पहले देश की राजधानी दिल्ली से एक अहम खबर है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को फिलहाल जमानत मिल गई है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्हें जमानत मिली है। 50,000 के निजी मुचालके पर इन्हें जमानत दे दी गई है। यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिल गई है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्हें जमानत दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन्हें जमानत दी है। आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल को बड़ी सफलता मिली है। इजराइल की सेना ने हमास सीप ग्राह्य सिनवार को मार गिराया। सिनवार गाजा से एक इमारत में यहां छुपा हुआ था, जहां इजरायली सेना की बमबारी में घायल हो गया था। इसके बाद ड्रोन के जरिए घर के भीतर सर्चिंग की गई तो एक घायल शख्स सोफे पर बैठा नजर आया। ड्रोन के पास आता देख उसने डंडे से ड्रोन पर वार किए, लेकिन इस दौरान उसकी हरकत कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद इजराइल की सेना के जवानों ने उसे ढेर कर दिया। याह्या सिनवार की मौत इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, आतंकियों के मारे जाने और बंधकों की रिहाई तक जंग जारी रहेगी। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसे दुनिया के लिए अच्छा दिन बताया। अंतर्राष्ट्रीय जगत के बाद देश में क्या हो रहा है ये भी आपको जानना चाहिए। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 6 दिन बाद एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को बकायदा मैसेज के जरिए भेजी गई है। धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरी मैसेज में लिखा था, इसे हल्के में मत लीजिए, सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। मुंबई पुलिस मैसेज भेजने वाले को ट्रैक करने में जुटी है कि आखिरकार मैसेज किसने भेजा है। इधर असम में एक और ट्रेन हादसा हो गया है, जहां डिबालोंग स्टेशन के पास लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ट्रेन के 8 कोच पटरी से उतर गए और हादसे से ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो गई। हादसे के बाद पटरी को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। और अब अपने दर्शकों को सीधे लिए चलेंगे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव, चूंकि माइनिंग विभाग की एग्जीबिशन का निरीक्षण कर रहे हैं तो हमें कहा कि ये तस्वीरें आपको दिखानी चाहिए। तो आपके सामने तस्वीरें हैं। ये कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया जा रहा है। बाकायदा डॉक्टर मोहन यादव बहुत बारीकी से चीजों को देख रहे हैं और अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। ये कुशाभाऊ ठाकरे में कार्यक्रम हो रहा है, जिसकी तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और कल ही इस कार्यक्रम का आगाज हो गया था, लेकिन कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा के दौरे पर थे। इस कारण मुख्य सचिव ने इस माइनिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन किया था और इसमें देश के अलग अलग जो उद्योगपति हैं उन्होंने यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया हुआ है। यहाँ पर उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। माइनिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में किस तरह से संभावनाएं हैं उसको लेकर के प्रेजेंटेशन अलग अलग ये जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर दे रहे हैं। जिंदल ग्रुप हो या फिर भारतीय ग्रुप हो, तमाम बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं बिजनेसमैन के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। माइनिंग विभाग का एग्जीबिशन का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें ये एग्जीबिशन 2 दिवसीय है और इसमें आज शिरकत कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ही इस आयोजन में शिरकत करने वाले थे, लेकिन हरियाणा में कल नायब सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है और इसके साथ ही कल एक बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई हरियाणा में। उस कारण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं वो कर पाए थे और इस कारण मुख्य सचिव ने इसका उद्घाटन किया और आज इसके दूसरे दिन निरीक्षण करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, इस मामले में अच्छी जानकारी है आकांक्षा जी की, इसीलिए उन्होंने इतना आपके बारे में आपको बताया, भी इससे अवगत कराया। तो डॉक्टर मोहन यादव ने कहा भी था कि भोपाल में ये बात कही थी कि खनन कॉन्क्लेव के दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए की जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के साथ पर्यटन क्षेत्र में निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाए और इसके साथ ये खनन
के लिए कॉन्क्लेव हो रहा है और उसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर हैं। कॉन्क्लेव में प्रदेश की खनिज संपदा के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। जैसा कि आकांक्षा पांडे ने आपको बताया ही कि इसमें उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि प्रदेश में खनिज की प्रचुर मात्रा होने और राज्य सरकार की उद्योग नीति निवेशकों को आकर्षित कर रही है। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय ये कॉन्क्लेव का शुभारंभ कल ही मुख्य सचिव अनुराग जैन ने किया था। उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया। आकांक्षा, वो आपको जो बताया था वो मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि मध्य प्रदेश देश का तेजी से विकसित होता राज्य है। प्रदेश में मिनरल रिसोर्सेज में नंबर 1 है। यहाँ पानी, कोयला और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की भी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी सरकार निवेशक को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराती है। एक फॉर्म में जानकारी भरने पर वो सभी संबंधित विभागों तक चली जाती है और आसानी से उद्योग को अनुमति प्रदान हो जाती है। मध्य प्रदेश में निवेश करें और प्रदेश और देश की विकास यात्रा में सहभागी बने। कन्वेंशन परिसर में प्रदेश की खनिज संपदा पर केंद्रित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी वहां पर हुआ और अभी सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। अब आकांक्षा जी आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगी। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये खास आयोजन किया गया है जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत कर रहे हैं। आज बेहद खास ये दूसरा दिन, क्योंकि आज जो तमाम उद्योगपति हैं किस तरह से वो मध्य प्रदेश में अब माइनिंग के सेक्टर में संभावनाएं देख रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पर एग्जीबिशन किया गया है और उस एग्जीबिशन में हर एक बारीकी देख रहे हैं, समझ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अच्छा आकांक्षा, इसमें एक चीज ये है कि देखिए हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अब देखिए जैसे कि बारिश होती है लेकिन अगर आप वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे उस पानी को, वाटर लेवल नहीं बढ़ा पा रहे तो क्या मतलब है? क्या मतलब है? तो इसी तरफ डॉक्टर मोहन यादव चूंकि बहुत दूरगामी सोच वाले हैं, दूरदर्शी मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए अपने आप में मैंने तो कभी नहीं सुना कि खनिज कॉन्क्लेव हुआ हो। आप 5 एंकर हैं, आपने कभी सुना? तो ये अपने आप में बेहतरीन है और वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी कर रहे हैं और उसमें ये खनिज कॉन्क्लेव कर रहे हैं जिसकी तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और ना सिर्फ ये कॉन्क्लेव लेकिन इसके पहले भी लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी किया जा रहा है मध्य प्रदेश में और लगातार मोहन सरकार की यही कोशिश है कि बढ़ावा दिया जाए इन्वेस्टमेंट को मध्य प्रदेश में, ताकि बिजनेस के क्षेत्र में और तेजी से मध्य प्रदेश आगे बढ़े। और देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन तो एक तरफ चल ही रहा है, इसके साथ ही माइनिंग एग्जीबिशन का भी यहाँ पर आज आयोजन किया गया है। ये 2 दिवसीय आयोजन, कल से इसकी शुरुआत हुई थी और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस एग्जीबिशन का हिस्सा बने हैं। माइनिंग विभाग के एग्जीबिशन का निरीक्षण कर रहे हैं। और इस जो कार्यक्रम को आप अभी देख रहे हैं तस्वीरें, इसकी आकांक्षा जो मैं देख रहा हूँ थीम लाइन वो बहुत ही अच्छे बेहतरीन है। यानी एडवांटेज भारत, मतलब एडवांटेज भारत इसकी इस सम्मेलन की थीम है। ये एडवांटेज भारत, इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स पेविंग द फ्यूचर, ये इसकी थीम है। यानी इस प्रोग्राम जो अभी आप प्रोग्राम देख रहे हैं इसकी थीम है। तो ये 2047 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि कैसे देश को विकसित राष्ट्र में खड़ा करें, यानी हम भी विकसित भारत की तरफ आगे बढ़े। और इस प्रोग्राम की, सम्मेलन की थीम ही है एडवांटेज भारत। इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, और देखिए एडवांटेज भारत इसलिए एडवांटेज मध्य प्रदेश से ही जरूर होगा वो राहुल जी, क्योंकि देखिए कोयले से लेकर हीरे तक का भंडार मध्य प्रदेश में, पन्ना में आप जानते हैं कि हीरे का भंडार है। निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार नई प्रकार की नीति भी लेकर आ रही है। सरकार की कोशिश है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जितना भी खनिज भंडार है उसके लिए निवेशक आए और सरकार निवेशकों को प्रोत्साहित करे। तो निवेशकों की क्या प्लानिंग है अभी एग्जीबिशन के जरिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव वो समझ रहे हैं और लगातार यही कोशिश है मोहन सरकार की कि सिंगल विंडो पॉलिसीज के जरिए निवेशकों को लुभा सके और माइनिंग सेक्टर के अंदर जो अपार संभावनाएं हैं उसको अभी टटोल रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो देखिए माइनिंग में निवेश होगा तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में सोने का भंडार है, हीरे का भंडार है, तो सोने की तरह चमकेगा भी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हीरे से लेकर कोयले तक का भंडार है और निवेशकों को लुभाने के लिए एमपी सरकार ने जो तगड़ी प्लानिंग की है उसी का हिस्सा है कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में माइनिंग विभाग की तरफ से बहुत बड़ा यहाँ पर आयोजन किया गया है। एक बात आपने बहुत ही अहम कही, मुझे भी ये बड़ी अच्छी बात लगी
कि अगर देश देखिए कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, बहुत स्वाभाविक सी बात है। जब प्रदेश आगे बढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ये बात आकांक्षा जी ने बहुत ही पॉइंट वाली कही, यानी अगर आपको 2047 तक आपने लक्ष्य रखा है और अभी हम 2024 में और 47 तक हम विकसित राष्ट्रों में खड़े होंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे, कब तक हम ये कहते रहेंगे हम विकासशील देश हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में इतनी संभावनाएं हैं कि हम विकासशील से बहुत डिजर्व करते हैं, आगे की सोच रखते हैं। तो वो हमारे लिए टारगेट 2047 तक का है। तो जब प्रदेश इसमें सहभागिता निभाएंगे, सपोर्ट करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तो जाहिर सी बात है देश अपने आप आगे बढ़ेगा। आप देखिए एक टारगेट और है, 5 ट्रिलियन का टारगेट है और ये टारगेट भी अपने आप में बहुत बड़ा है और वहां तक भी हम पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल माइनिंग विभाग का एग्जीबिशन हो रहा है जिसका निरीक्षण डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप IBC 24 के जरिए एक्सक्लूसिव तौर पर देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ये पहली बार है जब खनन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। माइनिंग क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए देश भर से निवेशक यहां पर जुटे हुए हैं। देश भर के माइनिंग सेक्टर के निवेशक, उद्योगपति और दूसरे राज्यों के खनन विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कल से ये शुरू हुआ था गुरुवार से और आज दूसरे दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस आयोजन में लगभग 600 से ज्यादा कंपनी भागीदारी अपनी दे रही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आयोजन है वो कितना बड़ा है। देश और विदेश से ये कंपनीज आई हुई हैं और इसे मध्य प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। आकांक्षा, जब मैं कल रिसर्च कर रहा था, जैसे मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी हुई, तो उसके बाद देखिए आगामी 200 वर्ष के लिए कोयले का रिजर्व भंडार है हमारे पास। 200 यानी अभी 2024 चल रहा है, यानी 200 साल तक का हमारे पास प्लान है। अब आगे देखिए, सरप्लस बिजली और पानी वाला राज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात आप भी मानती हैं, आप मध्य प्रदेश की रहने वाली भी हैं। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का जाल है। आप मध्य प्रदेश में देखिए, इतनी बेहतर सड़कों की कनेक्टिविटी आप लोगों को अगर कहीं दिखे तो बताइए, तो गुजरात में है, वो आपको दिखती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में आपको दिखती है, क्योंकि यहाँ पे इतना आसान नहीं था, चूंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है, तो कई जगहों पे पहाड़ों को काट के रोडें बनाई गई, तो मुश्किल था। और इसके साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी है, यानी मध्य प्रदेश कैसे बिजनेस को सरल बनाए। भाई एक बिजनेसमैन का होता क्या है कि वो आते हैं और 3 महीने 4 महीने 1 साल तक चक्कर लगा रहे हैं, ये बहुत प्रॉब्लम थी पहले, आप देखिए। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर कोई आगे है तो मध्य प्रदेश। ये जो मैंने कल रिसर्च किया, चूंकि जैसे मुझे इस प्रोग्राम की जानकारी हुई, सब मैंने किया, और श्रम और कानून इंडस्ट्री में ये फ्रेंडली है, एक अहम बात। और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, ये आप जाहिर सी बात है, ये आप मानेंगे ही। और निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है। अब ये सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब क्या हुआ, अगर श्रवण मैं आपसे जानना चाहूँ कि सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब क्या हुआ। जैसे कि हम 5 एंकर हैं और हम 5 एंकर मिलके खबर बताएं और या फिर एक एंकर बताएं, तो ये अभी तो अच्छा लगता है, हमारे दर्शक 5 एंकर देख रहे हैं न्यूज़, ये बेहतर है अलग अलग। लेकिन बिजनेसमैन क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक जगह जाएं और उनका काम हो जाए, ये वहां पे उनका बेनिफिट है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लड़कियों को कथित तौर पर बंधक बनाने के मामले में सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद करने का फैसला किया है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि मद्रास हाईकोर्ट का इस तरह की याचिका पर जांच के आदेश देना सही नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि लड़कियों के पिता की याचिका गलत है, क्योंकि दोनों लड़कियां बालिग हैं और अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में शुक्रवार को बीजेपी और जैसू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग का ऐलान किया। झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लाजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में बीजेपी, आजसू, जेडीयू और लोजपा रामविलास साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इधर बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सिवान, छपरा और गोपालगंज 3 जिलों में अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा सिवान में 28 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले बेहद गरीब लोग हैं। पुलिस प्रशासन गांव में इसकी जांच कर रहा है कि पीड़ितों ने शराब कहां से मंगाई है।
शराबबंदी के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर जहरीली शराब से मौत के बाद नीतीश सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। और अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भीषण आग लग गई है। कपड़े और बर्तन की दुकान में आग लगी है। दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हुई है। गुजरात के भावनगर की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ भी भीषण आग लगी है। वेयरहाउस में आग लग गई है। आग में लाखों का नुकसान हुआ है। यानी आग से बल्कि कहिए ये बेहतर होगा। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। अमेठी की तस्वीरें हैं, ये उत्तर प्रदेश के अमेठी की, और दूसरी गुजरात के भावनगर की तस्वीरें हैं। और उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक बार फिर नियमों की अनदेखी की गई है। ताजा मामला गुरुवार शाम का है, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर नियमों का उल्लंघन किया। श्रीकांत शिंदे के साथ उनकी पत्नी और 2 अन्य लोग भी गर्भगृह में पहुंचे। गर्भगृह में ये सभी करीब 6 मिनट तक रहे और भगवान महाकाल के शिवलिंग के पास बैठकर पूजा की। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पिछले 1 साल से रोक लगी हुई है। केवल मंदिर के पुजारी और पंडितों को ही गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है, जबकि श्रद्धालु शिवलिंग से 50 फीट की दूरी पर ही दर्शन कर सकते हैं। इसके बावजूद 4 महीने में चौथी बार है जब किसी वीआईपी ने मंदिर के नियमों का उल्लंघन किया है। छतरपुर की अगर बात करें तो नशाखोरी के खिलाफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी पहल की है। अब ये पहल क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। बागेश्वर धाम में आसपास के गांव के लोगों से भेंट करने उन्होंने दशहरा मिलन का कार्यक्रम रखा। इस दौरान महाराज ने सभी को नशा ना करने और नशीले पदार्थ ना बेचने की शपथ दिलाई। हम सब ने मिलकर के वर्तमान में असामाजिक तत्व बहुत बढ़ रहे थे और बहुत सी नशा की शिकायत आसपास में मिल रही थी। तो आज हम सब ने मिलकर के प्रण लिया है कि ग्राम में कोई भी मदिरा बेचेगा या पिएगा तो उसको आर्थिक दंड दिया जाएगा और समाज से उसे दूर रखा जाएगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा में पैराशूट लैंडिंग की खबर से कांग्रेस में हंगामा है। प्रमोद दुबे के समर्थक पीसीसी चीफ दीपक बैज के बंगले पर पहुंच गए। प्रमोद दुबे को रायपुर दक्षिण में टिकट देने की मांग की। पैराशूट लैंडिंग से मनोबल टूटता है, समर्थकों का यह कहना है। स्थानीय और जनाधार वाले नेता को टिकट मिले। देखिए, मैं पैराशूट लैंडिंग को नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं और ये आज बाजार में चर्चा का विषय है। और कांग्रेस चाहे पैराशूट लड़ाए चाहे लोकल लड़ाए, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपनी चुनाव की तैयारी कर चुके हैं। नीचे तक हमारे कार्यकर्ता बूथ इकाई तक तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल कार्यकर्ता का मंशा है और हम लोग इसके लिए लगातार अभी मंथन और चर्चा कर रहे हैं। तो लगातार सीनियर नेताओं से चर्चा करने के बाद कार्यकर्ताओं के भावना के अनुरूप ही अब वहाँ पे प्रत्याशी घोषित करेंगे। कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद ही हम वहाँ पे कार्यकर्ताओं के अनुरूप ही हम निर्णय लेंगे। दंतेवाड़ा के थुलथुली नक्सल मुठभेड़ पर बड़ा अपडेट है। मुठभेड़ में कुल 38 नक्सली मारे गए थे। एसपी गौरव राय ने 38 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। मारे गए नक्सलियों पर 2 करोड़ 62 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के 31 शव बरामद किए गए थे। वही नक्सलियों ने कुछ दिन पहले 35 नक्सलियों के मारे जाने को लेकर के एक पत्र जारी किया था, लेकिन अब यह अपडेट है कि 38 नक्सलियों को यहां मार गिराया गया है। थुलथुली में 4 अक्टूबर को यह बड़ी मुठभेड़ हुई थी। और इंदौर के महालक्ष्मी नगर के एक फ्लैट से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फैजान उर्फ गोल्डी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। उनके साथ एक युवती मिली है। साथ ही फ्लैट के लाइटर नुमा नकली पिस्टल, एक एयरगन और तलवार बरामद की गई है। पुलिस ने फैजान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का संदेह जताया है। पुलिस उसके मोबाइल चैटिंग की जांच कर रही है। वह हिंदू संगठनों ने फैजान पर सेक्स रैकेट संचालित करने का आरोप भी लगाया, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जो लड़कियां बाहर से आती हैं उनको काम दिलाने के नाम से गलत धंधों में उनको भेजता है, सप्लाई करता है। जब वहाँ गए हम फ्लैट पे अपन कार्यकर्ता, वहाँ देखा तो 3 लड़कियों के साथ बैठा हुआ था और थोड़ा अश्लील हरकत कर रहा था उनके साथ।
प्रारंभिक रूप से अभी इसके विरुद्ध में आर्मशक्ति कार्रवाई की गई है। इसकी जो चैट्स हैं या जो इसके और भी इस प्रकार के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जब चेक किया गया तो कुछ उसमें सस्पेक्टेड कुछ चैट्स मिली हैं, जिससे ये लगता है कहीं ना कहीं कोई इमोरल ट्रैफिकिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है। चुनाव होने वाले हैं तो इस तरह के माहौल ख़राब करने का प्रयास तो लोग करेंगे। बजरंग दल या इस तरह के संगठन जो अपने हाथ में कानून लेने का काम कर रहे हैं उनको अधिकार नहीं है। ये तो जांच बताएगी, जांच रिपोर्ट बताएगी कि क्या था। अरे भाई, अवैध हथियार का केस अगर दर्ज किया है तो इसमें ये दूसरा एंगल लव और सारी चीज़ों का क्यों आ रहा है, ट्रैप का। मध्य प्रदेश में लव जिहाद जैसे कृत्य को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोग जो अपने नाम पहचान छुपाकर हमारी बहनों को बरगलाने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट सेक्टर की अग्रणी और विश्वसनीय वालफोर्ट ग्रुप अब राजधानी के एक शानदार कनेक्टिविटी वाले लोकेशन न्यू राजेंद्र नगर और रिंग रोड नंबर 1 में अपना नया कमर्शियल प्रोजेक्ट वालफोर्ट ओमेगा लॉन्च करने जा रही है, जिसकी मेगा लॉन्चिंग 19 और 20 अक्टूबर को होगी। 5 मंजिले इस कमर्शियल हब में ऑफिस, रिटेल और शॉप है। इसके लिए बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है और इसे शानदार रिस्पांस भी मिल रहा है। यह पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट होगा जहां पर नेचुरल गार्डन की सुखद अनुभूति मिलेगी। अधिकांश बड़े ब्रांड्स और कॉर्पोरेट्स घराने अपनी बुकिंग करा चुके हैं। वालफोर्ट ग्रुप के निदेशक पंकज लोहाटी और अर्पित पारक ने बताया कि वालफोर्ट ग्रुप ने हमेशा कुछ नया देने का प्रयास किया और इसमें वो सफल भी रहे। उन्होंने बताया कि वालफोर्ट ओमेगा के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शॉप और शोरूम होंगे, वहीं ऊपर के अन्य फ्लोर पर ऑफिस के लिए आरक्षित ये रहेंगे। बेसमेंट में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्पेस हैं। इस प्रोजेक्ट का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। मार्च 2025 तक ये पूरा हो जाएगा। बता दें कि वालफोर्ट ग्रुप को रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते आज 20 साल पूरे हो गए। अब तक रायपुर और रायपुर से बाहर 30 से भी अधिक आवासीय और कमर्शियल प्रोजेक्ट दिए गए हैं। और इसी के साथ टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24 और आगे देखिए हमारा खास बुलेटिन सरोकार। हम पांचों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।